नमस्कार, आपका स्वागत है साहित्य एंड मेडिकल टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं एक नई किताब द डीप वर्क। अध्याय व्यवसाय की तरह कार्यान्वयन करें। अब मैं आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूँ वह बिजनेस कंसल्टिंग व्यवसाय परामर्श की दुनिया का एक कारगर मंत्र बन चुका है। 1990 के दशक के मध्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर क्लेटर क्रिस्टिनाग को प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के सीईओ और चेयरमैन एंडी ग्रोव का फ़ोन आया। दरअसल हानिकारक नयापन पर क्रिस्टेन का शोध ग्रोव के हाथ लग गया था, इसलिए ग्रोव ने क्रिस्टेन को कैलिफोर्निया आने का न्योता दिया ताकि वे अपनी कंपनी इंटेल के संदर्भ में क्रिस्टेन से सिद्धांत का निहितार्थों पर चर्चा कर सकें। जब वे दोनों मिले तो क्रिस्टेन ने हानि से जुड़ी मूल बातों पर चर्चा की। स्थापित कंपनियों की बादशाहत को अक्सर वे स्टार्टअप कंपनियां अप्रत्याशित ढंग से ख़त्म कर देती हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत सस्ते प्रोडक्ट के साथ बाजार के निचले दर्जे से की थी। पर समय के साथ वे अपने प्रोडक्ट्स में कम से कम इतना सुधार तो लाती है कि ऊंचे दर्जे के बाजार के हिस्से पर भी कब्जा करना शुरू कर देती हैं। गुरु को पता था कि AMD और साइरिक्स जैसे निचले दर्जे के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का निर्माण करने वाली नई कंपनियां इंटेल के लिए खतरा बन चुकी है। विघटन और हानि की अपनी इस नई समझ से प्रेरित होकर ग्रोव ने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसने सेलरन श्रेणी के प्रोसेसर को जन्म दिया। ये दरअसल कमतर प्रदर्शन करने वाले ऐसे प्रोसेसर थे जिनके चलते इंटेल को निचले दर्जे के प्रतिस्पर्धियों से सफलतापूर्वक निपटने में बहुत मदद मिली। हालांकि इस किस्से का एक पहलू ऐसा भी है जो तुलनात्मक रूप से कम मशहूर है। जैसे कि क्रिस्टेन याद करते हैं कि इस मुलाकात के बीच एक ब्रेक के दौरान ग्रोव ने उनसे पूछा, मैं यह कैसे करूं? इस सवाल के जवाब में क्रिस्टेन ने व्यवसाय संबंधी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए उन्हें बताया कि ग्रोव एक नई व्यापार इकाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी वे कई अन्य चीज़ें कर सकते हैं। ग्रोव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कठोरता से कहा कि आप तो बड़े ही भोले व्यक्ति निकले। मैंने आपसे पूछा कि मैं इसे कैसे करूं और आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, बस यह नहीं जानता कि मैं कैसे करूं। जैसा कि क्रिस्टेन ने बाद में समझाया, क्या और कैसे के बीच का यह विभाजन महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यावसायिक दुनिया में इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी रणनीति की पहचान करना अक्सर एक सामान्य बात होती है, पर कंपनी एक कारगर रणनीति तय करने के बाद उस पर अमल करते समय लड़खड़ा जाती है। मुझे इस किस्से के बारे में तब पता चला जब मैंने द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एजुकेशन शीर्षक से प्रकाशित एक किताब के बारे में क्रिस्टेन द्वारा लिखी भूमिका पढ़ी। यह किताब कंसल्टिंग परामर्श से जुड़े मामलों पर अध्ययनों के आधार पर ऐसे 4 अनुशासनों का वर्णन करती है जिनसे कंपनियों को उच्च स्तरीय रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलती है। इन चारों अनुशासनों को संक्षेप में 4DX कहा गया। इसे पढ़कर जिस बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह ये थी कि क्या और कैसे के बीच का यह फ़र्क गहन कार्य करते हुए ज़्यादा समय बिताने की मेरी व्यक्तिगत खोज के अनुरूप था। जिस तरह एंडी ग्रोव ने कमतर प्रदर्शन करने वाले प्रोसेसर के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का महत्व पहचाना, ठीक उसी तरह मैंने भी गहनता को प्राथमिकता देने का महत्व पहचान लिया। अब मुझे बस यह जानने की ज़रूरत थी कि इस रणनीति को लागू कैसे किया जाए। इन समानताओं से प्रेरित होकर मैंने 4DX तंत्र को अपनी कामकाज संबंधी आदतों पर लागू करने का निर्णय लिया। आखिरकार मुझे ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि गहन कार्य का मेरा उद्देश्य पूरा करने की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने के लिए यह मददगार साबित हो रहा है। हो सकता है कि बड़े व्यवसायों की दुनिया में ये विचार ज़्यादा काम के ना हों, पर इनमें अंतर्निहित अवधारणाएं हर जगह पर लागू होती नजर आती है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और प्रतिस्पर्धी दायित्वों के चलते कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने 4DX तंत्र के 4 अनुशासनों का सार आगे प्रस्तुत किया है। साथ ही यह वर्णन भी किया है कि गहन कार्य की आदत विकसित करने संबंधी विशिष्ट प्रयोजनों के अनुसार इन चारों अनुशासनों को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। अनुशासन नंबर 1, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन के लेखक बताते हैं कि आप जितना अधिक करने की कोशिश करेंगे उतने ही कम हासिल कर सकेंगे। वे स्पष्ट करते हैं कि आपको उन कार्य को पूरा करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह सरलता ही सच्चे परिणाम हासिल करने की दिशा में अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में सहायक होती है। इस तरह गहन कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करने वालों को कुछ ऐसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर लेने चाहिए जिन्हें वे अपने गहन कार्य में हासिल करना चाहते हैं। जब किसी को गहन कार्य करने से ज़्यादा समय देने के लिए कहा जाता है तो इससे वह अधिक प्रोत्साहित नहीं होता।
इसलिए जब आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होता है जिससे अच्छा खासा व्यावसायिक लाभ मिल सकता है तो उसे लेकर आपका उत्साह बढ़ जाता है। डेविड ब्रूक्सन ने सन 2014 के अपने स्तंभ द आर्ट ऑफ फोकस में इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जिसमें अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के चलते ही ध्यान केंद्रित करना आपके व्यवहार का एक मुख्य पहलू बन जाता है। इस विषय पर विस्तार से बात करते हुए डेविड ने लिखा, अगर आप ध्यान केंद्रित करने के इस युद्ध को जीतना चाहते हैं तो ध्यान भटकाने वाली मामूली चीज़ों को ना कहने की कोशिश में समय बर्बाद ना करें, बल्कि उन चीज़ों को हाँ कहें जो आपके अंदर तीव्र लालसा पैदा करती है और फिर उस तीव्र लालसा को बाकी हर चीज़ पर हावी हो जाने दें। उदाहरण के लिए, जब मैंने पहली बार 4DX तंत्र के साथ प्रयोग शुरू किया तो अपने सामने अगले शैक्षणिक वर्ष में 5 ऐसे उच्च स्तरीय शोध पत्र प्रकाशित करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा, जिनकी समीक्षा मेरे कार्य क्षेत्र के साथ ही कर चुके हैं। मेरा यह लक्ष्य काफ़ी महत्वाकांक्षी था क्योंकि मैं अब तक जिस गति से अपने शोध पत्र प्रकाशित कर रहा हूँ, यह लक्ष्य उससे अधिक बढ़कर था। मेरे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य से एक स्पष्ट लाभ भी जुड़ा था। जल्द ही मेरे कार्यकाल की समीक्षा होने वाली थी। इन दोनों चीज़ों के संयुक्त प्रभाव के चलते मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रेरित रहने में मदद मिली। अनुशासन 2, सबसे प्रमुख युक्तियों पर काम करें। एक बार जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचान कर लेते हैं तो आपको अपनी सफलता का मूल्यांकन करना चाहिए। 4DX तंत्र में इसके लिए 2 किस्म के पैमाने होते हैं, लेग मेजर्स पिछड़े पैमाने और लीड मेजर्स अग्रणी पैमाने। लेग मेजर्स उन चीज़ों का वर्णन करते हैं जिन्हें आप अंततः सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपनी बेकरी व्यवसाय में ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने का है तो इसके लिए सबसे उचित लेग मेजर आपको ग्राहकों की संतुष्टि का स्कोर है। जैसे कि 4DX के लेखक स्पष्ट करते हैं कि लेग मेजर्स के साथ ये समस्या है कि जब तक वे आपके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने जिस प्रदर्शन के चलते आपको इन मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है वह तो पहले ही आपका अतीत बन चुका होता है, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर लीड मेजर्स ऐसे नए व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं जो लेग मेजर्स के सुधार कर सकते हैं। बेकरी के उदाहरण में आपकी ओर से फ्री सैंपल पाने वाले ग्राहकों की संख्या एक अच्छा लीड मेजर है। इस संख्या का आप कुछ और फ्री सैंपल देकर फ़ौरन बढ़ा सकते हैं। जब आप इस संख्या को बढ़ाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको लेग मेजर्स में भी सुधार होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो लीड मेजर्स आपका ध्यान अपने व्यवहार में सुधार लाने की ओर केंद्रित कर देते हैं, जिन पर आपका सीधा नियंत्रण है। इससे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को निकट भविष्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गहन कार्य करने के लिए केंद्रित इंसान के लिए उचित लीड मेजर को पहचानना आसान होता है। यह मेजर है अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित वह समय जो आप गहन कार्य की अवस्था में बिताते हैं। एक बार फिर मेरा उदाहरण ले तो मेरे शैक्षणिक शोध की दिशा तय करने पर इस अंतर्दृष्टि का गहरा प्रभाव पड़ा। मेरा ध्यान अक्सर लेग मेजर्स पर केंद्रित रहता है, जैसे प्रतिवर्ष प्रकाशित हुए मेरे शोध पत्रों की संख्या। फिर भी इन मेजर्स का मेरे दिन प्रतिदिन के व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आपातकालीन रूप से मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जो इस दीर्घकालीन मैट्रिक मात्रा पर फ़ौरन कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके। जब मैंने यह गौर करना शुरू किया तो मैं गहन कार्य की अवस्था में कितने घंटे बिताता हूँ, तो ये मेजर्स अचानक मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण हो गए। फिर गहन कार्य की अवस्था में बिताया गया हर अतिरिक्त घंटा मेरी गणना में फ़ौरन प्रतिबिंब होने लगा। अनुशासन नंबर 3, एक प्रबल स्कोर बोर्ड रखें। 4DX के लेखक कहते हैं, जब लोग स्कोर रखते हैं तो ज़रा अलग ढंग से खेलते हैं। वे आगे कहते हैं, जब आप अपनी टीम को अपने संगठन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा करने की दिशा में ले जाने का रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस समय उनके लीडर्स मेजर्स पर नज़र रखने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक सार्वजनिक स्थान जरूर होना चाहिए। इस स्कोर बोर्ड से आपकी टीम के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है जो उन्हें इन मेजर्स पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में ले जाती है, भले ही अन्य कोई चीज़ उनका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश में हो। इससे प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत भी मिलता है। एक बार जब टीम के सदस्य ये देख लेते हैं कि उन्हें लीड मेजर्स के साथ सफलता मिल रही है तो फिर वे अपने प्रदर्शन को जारी रखने के प्रति वचनबद्धता हो जाते हैं। पिछले अनुशासन में मैंने कहा था कि गहन कार्य